Hello friends, welcome back and today we will discuss Cabinet Mission Plan 1946। ये प्लान क्यों फॉर्म किया गया, इस प्लान ने क्या क्या सजेशन दी और इसका आफ्टर मैथ क्या रहा। इस लेक्चर में हम ये तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या थे इस मिशन के। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था डिवाइस ए मशीनरी टू ड्रा अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये 1946 चल रहा है। अभी ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया ठीक है अब इंडिया को हमने इंडिपेंडेंस देना है, बट अभी इंडिया को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हम। हमें उनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट फॉर्म करने का तरीका बनाना होगा या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बिठाना पड़ेगा। इसलिए ये मिशन प्राइमली भेजा गया कि चलो ठीक है अभी हम एक इंटर्म गवर्नमेंट सेटअप करते हैं, आप एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन की एक कमेटी बना लीजिए ताकि जब भी आपको इंडिपेंडेंस दे जो गवर्नमेंट है वो स्मूथली चलती रहे। सेकेंड पॉइंट वही है, मेक अरेंजमेंट फॉर द इंटर्म गवर्नमेंट। थर्ड, थर्स द मिशन वॉज लाइक ए डेक्लेरेशन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। जो मैंने आपको बताया कि अभी 1946 चल रहा है, मार्च महीना है जब जो कैबिनेट मिशन प्लान आया, अभी वो मान के चल रहे हैं कि हम अभी इंडिया को हम आज़ाद कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके मेंबर्स कौन कौन थे। फर्स्ट मेंबर थे सर पैथिक लॉरेंस, ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। सेकेंड सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड। थर्ड अलेक्जेंडर, द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। एंड फोर्थ लॉर्ड वेवल, ही वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। Lord Wavell did not participate at every step, but he was present in the committee। तो ये चार मेंबर थे कैबिनेट मिशन प्लान के। अभी हम देखते हैं कि इसके सेलेंट फीचर क्या क्या थे। फर्स्टली, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 proposed that there shall be union of India which was to be empowered to deal with the defense, foreign affairs and communication। अभी पहले मैं आपको ना एक छोटा सा क्रक्स बता देता हूँ चीज़ का क्या होगा। अभी वो ऐसा प्लान सजेस्ट करने वाले हैं कि जिस पे वीक सेंटर होगा और वो चाहेंगे इंडिया में हिंदू मेजोरिटी अलग रहे और मुस्लिम मेजोरिटी अलग रहे। अभी मुस्लिम लीग और कांग्रेस में क्या डिफरेंस था, मुस्लिम लीग ये सोचती थी अगर ब्रिटिशर्स हमें आज़ाद कर गए तो उसके बाद ये हिंदू स्टेट बन जाएगा। कांग्रेस हिंदू मेजोरिटी पार्टी है तो ये इसको कन्वर्ट कर देगी हिंदू स्टेट में और मुस्लिम्स को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। यही लड़ाई थी टोटल। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने यही बोला कि ठीक है हम अब वीक सेंटर प्रपोज करते हैं जिसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन के मैटर जो है यूनियन के पास रहेंगे, बाकी जो रेजिडरी पावर्स हैं वो प्रोविंसेस के पास या जो स्टेट्स के पास रहेंगी। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं द कैबिनेट मिशन रिकमेंडेड एन अनडिवाइडेड इंडिया एंड टर्न डाउन द मुस्लिम लीग्स डिमांड फॉर सेपरेट पाकिस्तान। उन्होंने टेम्परेरीली ये डिमांड को मानने से मना कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट पाकिस्तान दे रहे हैं। उन्होंने इसके बजाय ये किया कि ठीक है हम आपको रिप्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें मुस्लिम लीग को विदाउट पैरिटी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। उन्होंने ये प्रपोज किया कि ठीक है कि मुस्लिम लीग को एट पार कांग्रेस के साथ बिठाया जाएगा इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। द कैबिनेट मिशन रिस्ट्रिक्टेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इट प्रोवाइडेड दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ इंटर्म गवर्नमेंट कैबिनेट वुड बी इंडियंस एंड देयर वुड बी मिनिमम इंटरफेरेंस बाय द वॉइसरॉय। तो अभी उन्होंने ये डिमांड जो इंडिया की बहुत पुरानी डिमांड थी कि ठीक है यार हम अगर हम अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो हमें ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ये हम खुद बनाएंगे। तो उन्होंने ये मान लिया कि ठीक है जी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, उनके मेंबर जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होंगे यहाँ पे मिनिमम वॉइसरॉय की जो इंटरफेरेंस होगी, सिर्फ वॉइसरॉय अगर इन केस ऑफ अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर कहीं पे टाई अप होता है तो वहाँ पे इंटरफेयर करेगा वो। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो उन्होंने ये पॉइंट माना कि ठीक है अभी हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगी। मान के चलिए कि क्या होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो पॉपुलेशन के आधार पे होंगे। कि जैसे आप आज के टाइम पे देख लेंगे जैसे इलेक्शन होता है तो वो पॉपुलेशन के आधार पे इलेक्शन होता है, तो एक एमपी जहाँ एमएलए जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होता है उस पर्टिकुलर रीजन का। तो ऐसे ही अभी जो रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में देंगे तो वो पॉपुलेशन के बेस मान के ये वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि हाँ ठीक है यार इस एरिया का ये रिप्रेजेंटेटिव होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, इट रिकॉग्नाइज इंडियन राइट्स टू सीड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ। तो आप समझते हो कि जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स ने राज किया वहाँ उन कंट्रीज़ को कॉमनवेल्थ की एक मेंबरशिप लेनी पड़ती थी। अभी उन्होंने ये माना ठीक है अगर वो इंडिया चाहता है कि मैं कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं बनना चाहता तो इट विल बी फ्री, इंडिया कैन सीड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट, द यूनियन गवर्नमेंट एंड इट्स लेजिस्लेचर्स वर टू हैव लिमिटेड पावर्स डीलिंग विद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। द यूनियन वुड हैव पावर नेसेसरी टू रेज द फाइनेंसेस टू मैनेज द सब्जेक्ट्स। थर्स दी कैबिनेट मिशन प्लान है प्रपोज वीक सेंटर, जो मैंने पहले आपको बता दिया। सिर्फ यूनियन को क्या क्या राइट्स दिए गए, यूनियन को सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के राइट दिए गए और
अगर इन 3 चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ फाइनेंस रेज करना पड़ता है तो उसका पावर दिया गया है। इसके मतलब क्या हुआ कि उन्होंने एक वीक सेंटर प्रपोज किया और जो सारी पावर्स है वो स्टेट्स एंड प्रोविंसेस को देगी। नेक्स्ट, ऑल दी सब्जेक्ट अदर देन द यूनियन सब्जेक्ट एंड ऑल दी रेजिडरी पावर्स वुड बी वेस्टेड इन दी प्रोविंसेस। तो जो आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बिल्कुल उल्टा है। आज के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रेजिडरी पावर्स हैं वो सेंटर के पास लाई करती हैं, और उन्होंने क्या प्रपोज किया कि जितनी भी रेजिडरी पावर्स हैं वो लाई करेंगी किसके पास? स्टेट्स के पास। द प्रिंसली स्टेट्स वुड रिटेन ऑल दी सब्जेक्ट एंड ऑल दी रेजिडरी पावर्स। देखिए, जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको तो इन्होंने पूरा ही अख्तियार दे दिया कि सारे के सारे सब्जेक्ट और सभी रेजिडरी पावर्स आपके पास हैं। तो मान के चलिए, एक बार इमेजिन करिए कि अगर ऐसा इंडिया होता तो इंडिया तो टूट गया होता कब का। नेक्स्ट पॉइंट, a constitutional assembly will be formed of the representative of provincial assemblies and the princely states. Each province had to be allotted a total number of seats in the proportion to its population. अभी उन्होंने क्या बोला कि हाँ कि कैसे अलॉटमेंट होगी, किस कैसे मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज में जितनी सीट्स है वो कैसे हर एक प्रोविंस को अलॉट होगी, वो पॉपुलेशन के आधार पे होगी। जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको उतनी ज़्यादा सीट्स अलॉट होंगी। And the Constitutional Assembly had to be comprised of 293 members from the British provinces and 93 members from the princely states। ठीक है, 293 members वो ब्रिटिश जो है स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे एंड 93 members वो प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वाज टू ब्रेक अप इनटू 3 सेक्शंस। मैं आपको फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि क्या एक्चुअल में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या लड़ाई थी। मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमें एट पार रिप्रेजेंटेशन मिले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में विद दी कांग्रेस। बट कांग्रेस क्या था, कांग्रेस का ज़्यादा उस टाइम पे इन्फ्लुएंस था इंडिया के ऊपर। तो अभी कैबिनेट मिशन ने बड़ा चालाकी से एक नई चीज़ पुटअप की। उन्होंने बोला ठीक है, अब हम ना ग्रुप्स में बनाते हैं इनको और ग्रुप रिप्रेजेंटेशन करेंगे वहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए उन्होंने इस इंडिया को 3 सेक्शन में डिवाइड किया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अभी सेक्शन ए में क्या किया था, जहाँ पे सेंटर इंडिया था। देखिए उसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, मद्रास, यूपी, सेंट्रल प्रोविंसेस, बॉम्बे, बिहार एंड उड़ीसा। ये वो स्टेट्स थी यहाँ पे कांग्रेस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, मतलब कि वहाँ पे मुस्लिम की जो पॉपुलेशन थी वो कम थी। अभी सेक्शन बी में यहाँ पे मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा थी, पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स, बलूचिस्तान, इसको सेक्शन बी में रखा गया। एंड सेक्शन सी में क्या रखा गया, असम एंड बंगाल। अभी आप एक अपना माइंड अप्लाई करके देखिए, जो आज का इंडिया है सेक्शन ए है आज का इंडिया, सेक्शन बी क्या है, पाकिस्तान, और सेक्शन सी जो बांग्लादेश। देखिए उन्होंने कैबिनेट मिशन ने ऐसे ही प्लान किया था कि डिवाइडेशन वहाँ पे रहे। मुस्लिम भी इस बात से खुश थे, ठीक है यार ग्रुप रिप्रेजेंटेशन होगी, पावर में रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ये अब याद कर लेना, कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देते हैं कि हाँ मतलब सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में कौन कौन सी स्टेट्स आती थी। अभी हम देखते हैं कि इस प्लान को तो उन्होंने पुटअप कर दिया। अब रिएक्शंस क्या थी डिफरेंट पार्टीज़ की। फर्स्टली कांग्रेस हैज़ एक्सेप्टेड द प्रपोजल रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कांग्रेस ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो भी प्रोविजन आप डाल रहे हो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। बट since the Muslim League had been given disproportionate representation, it rejected the idea of the interim government। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस उस टाइम पे बहुत ही पावरफुल थी। मुस्लिम लीग को लगा कि जैसे यार पॉपुलेशन के आधार पे अगर आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो जहाँ वहाँ पे ज़्यादा होंगे तो हमारी तो बात मानी नहीं जाएगी। एक्चुअल में वो वीटो पावर की बात कर रहे थे कि हाँ ठीक है, मुस्लिम लीग चाहती थी कि ठीक है यार किसी भी अगर कोई भी हमारा नया रूल आता है या कुछ भी वो कांग्रेस में हम कुछ भी असेंबली में कुछ पुटअप करते हैं तो अगर हमें वो पसंद नहीं है तो वो ड्रॉप हो जाए वो आइडिया। वीटो पावर मांग रहे थे एक्चुअल में वो। तो कांग्रेस आल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑन दी बेसिस ऑफ वीक सेंटर। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वीक सेंटर हो। कांग्रेस को पता था कि ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, अगर स्टेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी सेंटर के बजाय तो इसके टूटने के आसार ज़्यादा हैं। तो वो चाह रहे थे कि जो सभी की सभी पावर वो सेंटर के साथ लाई करें। कांग्रेस पावर के डिसेंट्रलाइजेशन के पक्ष में नहीं थी। मुस्लिम लीग फर्स्ट अप्रूव्ड द प्लान बट व्हेन द कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट इट कुड चेंज द स्कीम थ्रू इट्स मेजोरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दे रिजेक्टेड द प्लान। अभी देखना वही बात हो गई, कांग्रेस ने बोला ठीक है भाई हम बना लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बट हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसको पुटअप करेंगे कि हाँ हमें इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो मेजोरिटी के साथ हम इसको पास कर देंगे, हम इस स्कीम को अल्टर कर देंगे। अभी देखिए जो सेफ गार्ड ब्रिटिशर्स प्रोवाइड करना चाहते थे
मुस्लिम लीग को कि ठीक है हम ग्रुप्स में डिवाइड करके आपकी रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, बट कांग्रेस उसके उल्टो बोल रही थी ठीक है भाई इस बार तो हम ले लेते हैं पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब मुस्लिम लीग को लगा कि यार हमारा जो सेफ गार्ड हमें ब्रिटिश प्रोवाइड कर रहे थे ये तो तोड़ देंगे इसके बाद, मतलब उनको पूरा यकीन हो गया कि कांग्रेस हमें जीने नहीं देगी। तो मुस्लिम लीग ने ये फाइनल डिक्लेयर कर दिया ऑन जुलाई 29 इट रिजेक्टेड द प्लान एंड कॉल्ड मुस्लिम टू रिजोर्ट टू डायरेक्ट एक्शन टू अचीव द लैंड ऑफ देयर ड्रीम पाकिस्तान एंड अगस्त 16 1946 वॉज फिक्स्ड एज ए डायरेक्ट एक्शन डे। तो अभी मुस्लिम लीग ने सीधा बोल दिया भाई हमने कोई बात नहीं करनी है, हमें अपना इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए जिसका नाम हम रखेंगे पाकिस्तान। तो अभी मैं आपको ये टोटल कैबिनेट मिशन प्लान का अब थोड़ा सा क्रक्स बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। 1946 मार्च में कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया। उनका ऑब्जेक्टिव था कि अभी हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे बट उससे पहले हम एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिठाएंगे, इंटर्म गवर्नमेंट देंगे ताकि एक स्मूथ फंक्शनिंग रहे जब हम छोड़ के चले जाएं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लड़ाई थी कौन ज़्यादा पावरफुल रहेगा। मुस्लिम लीग को लगता था कि अगर कांग्रेस ज़्यादा पावरफुल रहेगी तो धीरे धीरे हमारा जो पावर है इंडिया से ख़त्म कर देंगे, और मुस्लिम लीग सोचती थी कि हम अकेले रिप्रेजेंटेटिव हैं मुस्लिम्स के। अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने के लिए ब्रिटिश ने चालाकी से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी 3 में इसको डिवाइड तो किया, बट कांग्रेस ने बोला ठीक है भाई हम इस टाइम पे एक्सेप्ट कर लेते हैं बट आफ्टरवर्ड्स हम मेजोरिटी से इसको पास करके हम इस स्कीम को अल्टर कर देंगे। तो मुस्लिम लीग को लगा कि हमारे सारे के सारे सेफ गार्ड जो ब्रिटिशर्स हमें प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो ख़त्म कर दी कांग्रेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सो मुस्लिम लीग को लगा ठीक है अब हम कांग्रेस के साथ में नहीं रह सकते हैं, हमें इंडिपेंडेंट पाकिस्तान चाहिए। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो गया। होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैबिनेट मिशन प्लान 1946। Thanks a lot. Please subscribe our channels for more videos.